आपके साथ कविता थपलियाल। रोजाना 1 घंटे की ये पेशकश जहां पर बात होती है निवेश के हर पहलू की। और क्योंकि अब हम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, त्योहारी सीज़न की जब भी शुरुआत होती है तो खर्चे आपके पहले से बंधे होते हैं। छोटी मोटी खरीदारियों से लेकर घर के मरम्मत, गाड़ी खरीदना, घरों की बुकिंग करना, बड़ा बड़ा खर्चा भी आपका काफ़ी हद तक लिस्टेड होता ही है। अब इसके लिए ज़रूरत होती है सही तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि जो आप फाइनेंशियल प्लान अपने लिए बनाते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, वो इसी तरह के, इसी वक्त के खर्चों के लिए ही तो होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। भले ही वो ऐसी रणनीति हो जहां पर आपको घर की मरम्मत करानी हो, या त्योहारी खरीदारी करनी हो, या बड़े बड़े आपके जीवन के कोई लक्ष्य हो। हर किसी के लिए, हर तरह के लक्ष्य के लिए एक फाइनेंशियल प्लान चाहिए होता है, और वही फाइनेंशियल प्लान आपको मिलता है इस शो के जरिए। तो आज भी निवेश के हर पहलू पर बातचीत होगी। त्योहारों में खरीदारी की भी तैयारी कराएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। निवेश जल्दी शुरू करने के फायदे क्या हैं? आज हमारी ये बेहद खास पेशकश होगी जहां पर हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि समय से पहले अगर आप निवेश की शुरुआत करते हैं या जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपको कितना बड़ा फायदा होता है। फर्स्ट टाइम निवेशक जो होते हैं वो किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, और किस किस तरह से आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। ये भी एक बहुत अहम सीख है जो जितना जल्दी हो सके आपके पास पहुंच जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आज क्योंकि आपने अपने लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपना के रखी हुई हैं, अलग अलग तरह के एवेन्यूज में आप निवेश करते हैं, तो कहां कहां से आप लोन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में लोन के ऑप्शंस क्या है? म्यूचुअल फंड्स की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, पीएफ की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें, इन सब पर आपको लोन मिल सकता है। तो कैसे आप ये लोन ले सकते हैं, और क्या ये लोन लेना सही भी है, इस पर आज हम पड़ताल करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। और आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के साथ जो सवाल जवाब हमारे होंगे उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको जो है अपने लिए पहला फंड चुनना चाहिए। सवाल जवाब जो होगा वो कई सारे पहलुओं पर होगा, लेकिन बैलेंस पोर्टफोलियो से बनाने को लेकर आपके लिए संतुलित रणनीति हो, या आपका पहला फंड हो, फर्स्ट टाइम निवेशक कौन सा फंड चुने, ये तमाम बातचीत जो है हम अपने शो में लेकर आएंगे सवाल जवाब के जरिए। और इतना ही नहीं, अगर आपको अपने सवाल भी हम तक पहुंचाने हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर अगर हमारा शो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत भारत निवेश हमारी बेहद खास पहल के साथ, जहां पर बेहतर निवेशक बेहतर कल, जी हाँ, इसी मकसद के साथ हम ये पेशकश लेकर आए हैं। और इस पेशकश में हर वक्त एक नए मेहमान से मिलते हैं और नई तरह की निवेश की सीख उनसे लेते हैं। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं फाउंडर सीईओ बॉक्स के अतुल सिंघल। अतुल, आपका स्वागत है, और हमेशा की तरह आज भी आप पर जिम्मेदारी है दर्शकों का मार्गदर्शन करने की। बहुत आम से सवाल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई ये आपको करता है रेकमेंड कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आपको करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ डेटा दें, आप हमको ये बताएं कि जल्दी शुरुआत करें अगर निवेश की तो फ़ायदा कितना बड़ा हो सकता है। एंड देन अ डिले ऑफ 5 years, मतलब आपने अभी 20 की साल में शुरू किया निवेश करना, और उसके बाद मान लीजिए आपने 25-26 में शुरू किया, तो 5 साल जो आपके गायब हुए हैं, जो आपने मिस किए हैं, कितना मुनाफा आप नहीं कमा पाएंगे, क्या डिफरेंस होता है, ये समझाइएगा। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इसमें इनवाइट किया, और थैंक यू टू द लिसनर्स कि आप लोग सीखना चाहते हैं। तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि हम ये हर समय कहते हैं कि स्टार्ट अर्ली स्टे इन्वेस्टेड, तो जल्दी शुरू करिए और इन्वेस्टेड रहिए। तो जला कि जैसे अगर 25 साल के हैं और आप शुरू कर रहे हैं, और केवल आप पहले 10 साल इन्वेस्ट करें, 10,000 रुपए महीना 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, फिर रुक जाएं कि आपको कुछ और कहीं पे कुछ बिजी हो जाएं, और कोई और आपका कोई दोस्त 35 साल की उम्र पे शुरू करे और अगले 20 साल तक वही करे 10,000 रुपए महीने का, जो आपके पास पैसा था अगर आपने उसको छोड़ दिया हो वो 2.25 करोड़ होगा,
और उसके पास 1 करोड़ होगा। तो जस्ट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि अगर आप जल्दी शुरू करें और इन्वेस्टेड रहें तो बहुत अच्छा रहता है। मुनाफा का यही मतलब है कि कंपैरेटिव रिटर्न कितना है। तो ये दोनों प्रिंसिपल जरूरी हैं कि आप एक पहले सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें, और तीसरा आप इन्वेस्टेड रहें, निकालने की ना सोचे जल्दी। डिपेंड अगेन वही आपका क्या गोल है, क्या पर्पस है। जैसे आप कह रही थी पहले कि अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं, पर हर अपनी नीड के लिए और हर अपने गोल के लिए आपको पैसा अलग रखना पड़ेगा, उसको अलग तरह से निवेश करना पड़ेगा, अलग तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियली आपको अपने साथ कोई साथी चाहिए होता है, कोई हमदर्द चाहिए होता है, कोई जानने वाला चाहता है होना चाहिए, और उसमें आपके लिए बेस्ट होगा कोई कोच हो आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, कब करें। तो आई होप आंसर्ड योर क्वेश्चन। और राइट अतुल, यहाँ पर सवाल अब ये भी है कि चुनाव कैसे करना चाहिए अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को परेशान रखता है। आनन फानन में लोग कहीं पर भी निवेश कर देते हैं। कुछ घर वाले जो कि पारंपरिक निवेश पर विश्वास रखते हैं, हर कोई कहता है कि फिक्स डिपॉजिट आपका पहला निवेश होना चाहिए। मुझ जैसे परिवार से कोई आ रहा होगा तो उसको बोला जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपका पहला निवेश है और उसमें भी कोई ना कोई बेनिफिट जो है आपको मिलना चाहिए, तो वो मनी बैक पॉलिसीज हो जाती हैं, ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स भी हो जाते हैं पहला निवेश। तो अपने लिए सही निवेश कैसे चुने और सही पहला निवेश कैसे चुने? मेरा क्या मानना है कि अगर आप यंग हैं और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ ग्रो करो, तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपके साथ ग्रो करे, और वो टिपिकली इक्विटी मार्केट्स में होता है या इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली। दूसरा, जो अगर आप इंश्योरेंस चाहते हैं, ये जरूरी है कि आप समझिए कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग चीजें हैं। इंश्योरेंस इसलिए चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट्स हो। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट्स नहीं हो, इतनी जल्दी अगर आप अर्ली सेवर हैं तो शायद जरूरी नहीं है। आप अगर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये गलत है। वी फील कि अगर म्यूचुअल फंड इज अ बेटर रेगुलेटेड प्रोडक्ट, उसमें प्रोफेशनल्स हैं, तो पहला इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से टिपिकली म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। अब आप इसको समझिए, इसमें भी 3 गोल हो सकते हैं। एक जो हम कहते हैं इमरजेंसी गोल, कि आज की जमाने में जेन एआई है, अनसर्टेनिटी है, शायद आपकी नौकरी रहे ना रहे, तो कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस, अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस की आपका बुरा टाइम ना आए, आप अलग रखें। उसके अलावा आपके जो खर्चे होंगे, कहीं आपको 1 साल बाद छुट्टी जाना है, 3 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, घर का डिपॉजिट सेव कर रहे हैं, उसको फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट में डालिए। जो इमरजेंसी है वो लिक्विड फंड्स में डालिए। और लास्टली जो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ है उसको आप इक्विटी में डालिए। ये बैलेंस पोर्टफोलियो रखिए, पर ये इनको अलग अलग जैम जार या अलग अलग बकेट में रखिए, और इनको जब एक बार भर जाए उसको छोड़ दें, और अगर कम हो जाए तो अलग कर ले। पर ये कैसे भरेंगे? तो सबसे पहला असूल ये है कि आपकी जो भी इनकम हो उसमें से कम 20% या 25% अलग करें। जैसे आप रेंट देते हैं, खाना खाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, अपना कोई लोन रीपे करते हैं, उसी तरह कम से कम 20 या 25% आप अलग रखें। जैसे हम मेरी खुद की, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी 2 बेटियां हैं। अब जिन फर्स्ट डे से, जब से उनकी सैलरी शुरू हुई है, मैंने इंसिस्ट किया है कि आप कम से कम 20% अलग अलग रखेंगे। हमारे केस में मैं ये कहता हूं, अगर आप 20 कर रहे हैं तो मैं भी उसको टॉप अप कर दूंगा, तो थोड़ा उनका कोई कॉर्पस बन जाएगा। और जो ये 20% जो इनका सेविंग है, जितना भी पैसा है, उसके 3 बकेट बनते हैं, 3 हिस्से हैं। कुछ इमरजेंसी फंड में जा रहा है, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप 6 या 8 फंड लेके अपना पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पर हर चीज के लिए आपको कोई कोच चाहिए। तो मैं यही रिपीट करूंगा कि अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, जाके डीप एंड में खुद ना कूदिए, कोई अपना कोच ढूंढिए जो आपके साथ आपको सिखाए कैसे करें, कितना करें, किस स्पीड से जाएं। जो आपने इंश्योरेंस की बात करी, आपने ये दूसरी बात नहीं करी, फिक्स डिपॉजिट ऑब्वियसली आपने बात करी थी। अब इतनी यंग उम्र में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना
जो टैक्स नेगेटिव है, मतलब आपका जो जो आपको आप केवल इंटरेस्ट भी टैक्स हो जाता है, शायद सही नहीं होगा अर्ली सेवर्स के लिए। जैसे आप मैच्योर होते हैं शायद इट कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। दूसरा हमने जो देखा है इंडिया में, आप जानती होंगी कि आज के जमाने में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, करीब 10 करोड़ इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स हैं और केवल 5.5 करोड़ म्यूचुअल फंड हैं। तो क्योंकि इंडिया में मेरे हिसाब से गैम्बलिंग लीगल नहीं है, लोग गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन या एफएनओ को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और ये सबसे पहला मिथ तो हमें तोड़ना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, स्टॉक ट्रेडिंग ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पर्पस बेस्ड इन्वेस्टिंग। अपना गोल क्लियर कीजिए, उसके लिए राइट एसेट क्लास ढूंढिए, उसके लिए राइट फंड्स ढूंढिए और इन्वेस्टेड रहिए। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो झुकाव है म्यूचुअल फंड्स की ओर ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइएगा कि म्यूचुअल फंड्स आपके मुताबिक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल कैसे हो सकते हैं? हालांकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, अलग अलग विकल्प हैं जहाँ पर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। शुरुआत क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स क्यों आप रेकमेंड कर रहे हैं? और ये सवाल इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दायरा है म्यूचुअल फंड्स का वो बढ़ता जा रहा है। निवेशक न सिर्फ बड़े शहरों से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, अतुल आप भी जानते होंगे, छोटे मझौले शहरों से भी हम देख रहे हैं कि निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं। लेकिन पैसे लगाने का जो तरीका है अतुल, मुझे लगता है वहां पर थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना स्टॉक्स की तरह लगता है। हम जो शो करते हैं ना अतुल, उसमें बहुत सारे लोग अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं और हर कोई ये कहता है कि मान लीजिए पिछले दिनों उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत तेजी से रिटर्न देखा, फिर उनका सवाल ये होता है कि अच्छा अब रिटर्न तो हमने कमा लिया, अब घाटा और अब निकल जाए क्या? म्यूचुअल फंड के साथ जो लॉन्ग टर्म पेशेंस और उसमें रहने का जो एक कनेक्शन है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जोर दें इस बात पर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश को आप स्टॉक में निवेश करने से नहीं कंपेयर कर सकते। ये दोनों भले ही इक्विटी निवेश का बहुत अहम हिस्सा हो या तरीका हो, बट दोनों में निवेश करने का ट्रीटमेंट अलग अलग है। इन्वेस्टर माइंडसेट और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आपकी अलग अलग होनी चाहिए। कैसे अतुल? बिल्कुल सही। तो पहला सवाल आपने पूछा, ये म्यूचुअल फंड क्यों सही है? मेरे हिसाब से इसके 5-6 कारण हैं। एक तो ये हाईली रेगुलेटेड है और हमारा रेगुलेटर बहुत अच्छा है। दूसरा, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है, फंड मैनेजर्स एजुकेटेड हैं, उनका यही काम है पूरे टाइम। उनको ये रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, पूरे टाइम पढ़ते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये टैक्स एफिशिएंट है, ये लिक्विड है कि आपको जब पैसा निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें ये रीजनेबल कॉस्ट पे आता है। सो आपका प्रोफेशनली मैनेज मनी है, टैक्स एफिशिएंट है, रीजनेबल कॉस्ट पे है और उभरता सिस्टम है। बालाकी जाके आप डायरेक्टली स्टॉक खरीदेंगे, उसके लिए आपके लिए रिसर्च कौन कर रहा है? राइट, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है। तो पहले तो स्टॉक की जगह आप पहले म्यूचुअल फंड खरीदिए, पहला हमारा ये मानना है। अब दूसरा आपका सवाल उठता है कि कई लोग म्यूचुअल फंड ऐसे खरीदते हैं और कल ऐसे बेचते हैं क्योंकि उनके पास पर्पस नहीं है। वो केवल ये देख रहे हैं कि कितना पैसा बना, क्यों बना, किस लिए इन्वेस्ट किया, कब तक चाहिए, ये कोई नहीं सोचता। एक आपको याद होगा, एक पुरानी मारुति की एड है, वो दिखाता है कि बड़ी सी एक शिप है और सब कुछ है, फाइनली वो कोई पूछता कितना देती है। क्योंकि हमारा ये जो माइंडसेट है कि रिटर्न कितना मिलेगा, ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है। बेस्ट यही होता है कि ब्लेंडेड माइंड आपको मिले, जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो आपका पैसा 6 महीने में चाहिए। अगर आपने समझिए स्मॉल कैप में किसी हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है और वो कम हो जाए, तो आप 6 महीने की जगह केवल 4 महीने रह सकते हैं। एक तो आपको पहले टेंशन है, स्ट्रेस है, ऊपर से आपका पोर्टफोलियो कम हो जाए तो गलत बात होगी। वेराज अगर आप मार्केट जानते हैं, इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी है, इंडिया का अगर आप इंडिया में बिलीव करते हैं, इंडिया के ग्रोथ में बिलीव करते हैं, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में अगर आप स्पेशली अर्ली इन्वेस्टर हैं, आपका पैसा बढ़ेगा। 12-14% इंडिया का एवरेज रहा है। मेरे को ये नहीं बता सकता, आई कैन नॉट स्पेकुलेट कि आगे क्या होगा, पर इंडिया में मैं बिलीव करता हूं, इंडिया की ग्रोथ होगी। मैं बिलीव करता हूं कि इंडिया की मार्केट रेगुलेटेड है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, अलग अलग बकेट बनाएं और उसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, और ये उसमें काफी आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपको काफी और कंफ्यूजन भी मिलता है। ये नहीं मानता हूं, मैं नहीं बोलता हूं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए अगेन, हम जैसे लोगों ने कंपनी इसलिए शुरू करी थी स्क्रिप्ट बॉक्स की, मैं सेल्स का काम नहीं करना चाहता, कि हम लोगों का हैंड होल्डिंग कर पाएं, आपको बता पाएं कि कहां पे पैसे डालें, कब निकालें,
किस पर्पस के लिए लगाएं आप। तो हमारा जो प्रोसेस है, जैसे हम करते हैं, तो हम पहले आपसे बात करेंगे आपके क्या प्लान है। अगर आप बताएंगे तो हम आपको फोर्स करेंगे, आप बताएं हम क्या, आपका क्या प्लान है। फिर हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन करेंगे, उसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड डालेंगे, और उसके अगेंस्ट हम हर रेगुलर मॉनिटर करेंगे। दूसरा सवाल जरूरी है कि ये नहीं कि एक बार आप डाल दें और छोड़ दें, बस मार्केट चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है, कभी स्मॉल कैप, कभी मिड कैप, कभी लार्ज कैप, कभी इक्विटी, कभी गोल्ड। तो इसको कैसे बैलेंस करें, अलग अलग म्यूचुअल फंड है हर कैटेगरी में, कभी अलग फंड मैनेजर बदल जाते हैं। तो ये डायनेमिकली इसको मैनेज करना जरूरी है। चेंज करना जरूरी नहीं है, बट ऑब्जर्व करना, जब जरूरत हो चेंज करना जरूरी है। और ये पूरा साइंस है, ये प्रोफेशनल साइंस है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने नुक्कड़ वाले से पूछ लूं, अपनी मॉर्निंग वॉक में अपने 4 दोस्तों से पूछ लूं, कॉफी पॉट पे एक जो एक्सपर्ट है जिसको सब कुछ पता है उससे पूछ लूं। आप बहुत ज्यादा चांस है नहीं, कि आप ऐसा करेंगे। इसी वजह से ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग राह चलते किसी से भी सलाह ले लेते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट भी है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इक्विटी में पार्टिसिपेशन इतना धीरे देख रहे हैं। भले ही मानते हैं पैंडेमिक के बाद जोरदार उछाल हमने देखा है, बट हैविंग सेड दैट, अब तो सलाह आपको हर माध्यम पर मिल रही है, अब तो सलाह आपको हर मीडियम पर मिल रही है। रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, हमारे जैसे शोज भी देख रहे हैं। समझ ही नहीं आता है कि रियल सलाह कौन दे रहा है, फर्जी सलाह कौन दे रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ विश्वास था वो उतनी ही जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि कम भी होना शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, लोगों में अविश्वास भी एक तरह से पैदा हो रहा है, क्योंकि वो ये भी नहीं समझते कि पिछले दिनों आपने जो रिटर्न देखा था अतुल, वो रिटर्न आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। उनको लगता अब क्योंकि चस्का लग गया है ना मुनाफा देखने का पोर्टफोलियो में, तो वो चाहते हैं कि वो ही रहे। अब इसीलिए अविश्वास की स्थिति जो पैदा हो रही है खासतौर से म्यूचुअल फंड्स में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भगवान की हमारे पे कृपा है, हमारे पास करीब 1 लाख फैमिलीज हैं जो हमको ट्रस्ट करती हैं। हम करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। पर ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। वो क्लाइंट्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जो हमारे पास जो कोहॉर्ट 2013 में आया था, 1 साल बाद उनका पास हमारे पास 2 करोड़ रुपए थे। वही कोहॉर्ट का आज 140 करोड़ हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, राइट। अगर आप हमारे साथ रहते हैं, जो आप वही ये कोच की बात कर रहा था, हम क्या कहते हैं, हम आपके को ड्राइवर हैं और आपकी सीट बेल्ट है। हम आपके साथ अगल में बैठ के आपको दिखाएंगे रास्ता क्या है, और आपको ये शुरू करेंगे कि आपका एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट इसीलिए होता है कि आपको आदत पड़ गई है 2020 से 2025 तक या 2024 तक 15, 18, 20% रिटर्न की, और अब 5, 7%, 10%, 12% की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इतनी अनसर्टेनिटी है, टैरिफ्स हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इंडियन अर्निंग्स हैव स्लोड डाउन, थोड़ी वैल्यूएशंस बढ़ी हुई हैं। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस टेम्पर नहीं करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट जरूरी है। और कोच का यही मेन काम है कि आपसे बात करे, आपको समझाए, आपके एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करे। बिकॉज ये फियर और ग्रीड दोनों बराबर है। आपने बात करी थी क्यों लोगों ने ये स्पेकुलेशन क्यों करा, एफएनओ क्यों हुआ, इंडिया इज द लार्जेस्ट एफएनओ मार्केट इन द वर्ल्ड, क्यों? जाकी सेबी बोल रहा है बार बार कि 90% पीपल आर लूजिंग मनी, उन्होंने कर्ब्स लगाए हैं। इसके पर सबको लगता है कि मेरे को ज्यादा पता है, मैं जल्दी पैसा बनाऊंगा, क्योंकि किसी ने राह चलते इन्हें बोला कि मैंने बना लिया। जब आप उनसे पूछो आपका आईआरआर क्या है, जैसे हम लोग भी जाते हैं डिनर पे, कहीं जाते हैं, तो लोग मेरे को जरूर कहते हैं कि मैंने इतना बनाया, ये किया। मैं बोलता हूं आपका अपना आईआरआर दिखाइए, आपने कितना शुरू किया था, अभी कितना है ये बताओ। उसका जवाब कोई नहीं देगा, क्यों? ये राह चलते इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं, एक स्टॉक पकड़ते हैं, कुछ बात करते हैं, पर जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है या पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है, कोई नहीं देखता। तो मेरी यही सलाह होगी कि ऐसा कोई ढूंढिए जिसका आप में बेस्ट इंटरेस्ट हो, जो आपको पर्सनली समझता हो, जो आपके साथ अगले 30, 40, 50 साल रहेगा। वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। ऐसा नहीं हो कि आपके संग आए और चले जाए। जो आपका 40-50 साल आप जिसका आपके संग इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा कोई दोस्त ढूंढिए, ऐसा कोई हमराही ढूंढिए, ऐसा कोई प्रोफेशनल या कोच ढूंढिए। फिर आपकी कंपाउंडिंग विल बी योर फ्रेंड, यू विल स्लीप इजी एट नाइट, आराम से रात को सोएंगे। सो ब्रांड हमारा प्रॉमिस क्या है? आप एक पिलो का, आप हमारे साथ चलिए, आप रात को आराम से सोएंगे। मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट का। जो इन्वेस्टमेंट आपको रात को सोने ना दे, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अतुल, इसी के साथ इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप जुड़ते हैं और बहुत बारीकी से समझाते हैं सही तरीका निवेश का। दर्शकों को धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। राइट, चलिए अब यहाँ पर हमने निवेश के विकल्प का चुनाव तो आपको कराकर दे दिया है। इस बीच चलिए झटपट फ़ोन नंबर फ्लैश कर देती हूँ व्हाट्सएप का। अगले मुद्दे पर भी हमें आगे बढ़ना है, लेकिन जो दर्शक शो भी देख रहे हैं और इसी तरह के सवाल भी हमसे पूछना चाहते हैं, जहाँ पर आपको जानना है कि आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट क्या है। स्टॉक सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इंश्योरेंस पॉलिसी सही है, क्रिप्टो सही है। हमारे एक्सपर्ट्स सभी इन्वेस्टमेंट्स पर आपको राय दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9619873567, और सोशल मीडिया पर अगर आप फॉलो करते हैं हमें, तो आपको यूट्यूब पर ज़रूर हमें देखना है। लाइव शोज़ भी देख सकते हैं, पुराने शोज़ भी देख सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और यूट्यूब पर अगर आपका कोई सवाल हमने अभी तक नहीं शामिल किया है तो दोबारा भेजिएगा। व्हाट्सएप भी दोबारा कर सकते हैं, डिटेल में सवाल पूछिएगा अगर आपको डिटेल में सलाह भी चाहिए। अब शो को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट से अपने फाइनेंशियल गोल्स तो आप पूरे करना ही चाहते हैं, लेकिन क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको लोन मिल सकता है? ये बहुत सही फाइनेंशियल रणनीति नहीं है। अधिकतर एक्सपर्ट्स जो सही मायने में एक्सपर्ट्स होंगे हमेशा आपको यही सलाह देंगे कि आपके निवेश पर आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसका मकसद नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट का मकसद है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हों, वेल्थ क्रिएशन, आपका पैसा बने, आपकी बचत से आपका पैसा बने, ये उसका मकसद है। आप उस निवेश पे कर्ज लें, ये उसका मकसद नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सुविधा दी गई है कि आप अपने अलग अलग निवेश विकल्पों पर से कर्ज ले सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैसे आपको उस पर कर्ज मिल सकता है और कितना कर्ज मिल सकता है। अच्छा, कर्ज जब आप लेते हैं तो आपका मुनाफा कितना कम होता है, उस पर ब्याज कितना लगता है, और इस तरह का अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लोन लेने का जो विकल्प है वो आपको कब ट्राई करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो सब जब एग्जॉस्ट हो जाएं उसके बाद आपको ये ऑप्शन अपनाना चाहिए, ये बात आप समझेंगे। कविता मेनन मेरे साथ जुड़ गई हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और हमेशा मार्गदर्शन देती हैं सही तरीके से निवेशकों को आगे बढ़ने में। तो कविता, वो पहलू मैंने समझा दिया है दर्शकों को, जो आप भी बोलना मेरे ख्याल से जवाब की शुरुआत आप उसी से करती कि नहीं लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे लोन, तो वो बात मैंने समझा दी है। अब आपके साथ डायरेक्ट सवाल ये है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स पर लोन मिलता है, ये बताइएगा। तो कविता, थैंक यू एज ऑलवेज मुझे शो पे बुलाने का। अब जो लोन इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट है ना, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता। इसके सिर्फ शायद 2 ही एक्सेप्शंस है। एनपीएस एक ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलेगा, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसके अगेंस्ट लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे एसेट्स होते हैं इंडियंस के, जैसे कि घर हो गया, एफडी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, ये सारी चीजों पे आपको बहुत ट्रेडिशनली लोग लोन लेते आ रहे हैं। और जो आज पीपल, बहुत सारे लोग अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इसके अगेंस्ट भी लोन मिलेगा। यहां तक कि आपको क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट भी लोन मिल जाएगा। तो ऐसे जिस जिस भी निवेश की कोई मूल्य है उसके अगेंस्ट आपको लोन जरूर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये आप कविता जवाब जी, कविता थोड़ा सा ब्रेक करते हैं अब। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, शुरुआत उससे करते हैं। फिक्स डिपॉजिट बताइएगा कैसे लोन मिलता है, और उसके बाद हम थोड़ा सा गोल्ड लोन पर भी बात करेंगे। हालांकि गोल्ड लोन बहुत प्रचलित है, लोगों में जानकारी है इसको लेकर कि आप अपने सोने पर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन पहले फिक्स डिपॉजिट पर। तो ये फिक्स डिपॉजिट पे क्या होता है कविता, अभी हमने मान लीजिए 5 साल का लोन ले लिया, और 5 साल का एफडी कर लिया, फिक्स डिपॉजिट कर लिया, और चौथे साल में आपको एक छोटी सी जरूरत पड़ गई, 2 महीने की जरूरत है बस। 2 महीने में आपके कैश फ्लोज आ जाएंगे और आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, बट फंड की जरूरत अब है आपको। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ेंगे तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पेनाल्टीज लगती हैं, और आप शायद वो नहीं करना चाहते क्योंकि आपका प्लान नहीं था कि चौथे साल में उसको ब्रेक करें। तो बैंक ये फैसिलिटी देती है कि अगेंस्ट आप फिक्स डिपॉजिट के आप लोन ले सकते हैं। वो लोग बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, 1%, 2%, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद क्लाइंट, जो जैसा उसका रिलेशनशिप है, साइज ऑफ द
बिजनेस विद द बैंक, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, लेकिन 1 से 2% बैंक ज्यादा चार्ज करेगी ऑन दिस लोन। ये सबसे आसान लोन है और सभी बैंक देती हैं, जितने भी बैंक हैं सारे के सारे आपको एफडी के अगेंस्ट लोन जरूर देंगे। और ये बहुत आसान है लेना। 1 या 2 दिन के अंदर इसका जो ट्रांजैक्शन है ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। तो बजाय एफडी तोड़ने के, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा आपको, आपको पेनाल्टीज लग सकती हैं, तो आप एफडी तोड़ना नहीं चाहते हैं और उसका पर्पस कुछ और है, शायद आपके कुछ और चीज फंड करनी है उससे, तब आप ये लोन ले सकते हैं एफडी के विरुद्ध। ये सबसे सस्ता लोन है क्योंकि एफडी तो बैंक के साथ ही है और बैंक ही आपको लोन भी दे रहा है, तो सबसे सस्ता बैंकर के लिए तो ये बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। तो वो बहुत ही कम रेट पे आपको ये फिक्स डिपॉजिट वाली लोन देते हैं। अदायगी कैसे होगी, इसको आप चुकाते कैसे हैं? तो ये बहुत शॉर्ट टर्म वाले लोन्स हैं कविता। ये अगर आप को पैसे 1 महीना 2 महीना या थोड़े टाइम में आपका पैसा आने वाला तो ही आपको ये लोन लेना है। तो जब भी ये लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स आप लेती हैं ना, कोई भी टाइप का हो, तो एक तो पहले याद रखो कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं है। आपके पास आपके दिमाग में ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इसके कैश फ्लोज कैसे आने वाले, आपके पास पैसे आने हैं नहीं आने, आप कैसे उसको रीपे कर रहे हो, ये आपके पास क्लियर प्लान होना चाहिए। ज्यादा करके सारे लोन्स अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स एक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में दिए जाते हैं, तो आपको किस्तें नहीं भरनी है, ईएमआई नहीं देना है। ठीक है, आपके पास एक 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 पूंजी आ जाती है, एक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट में आ जाते हैं, आप जितना यूज करोगे उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। और ओवरड्राफ्ट का एक फायदा ये है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, आप प्रिंसिपल नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको कभी तो प्रिंसिपल देना पड़ेगा, राइट? तो आपके पास ये प्लान जरूर होना चाहिए कि इसको रीपे कैसे करना है। या तो आप उसको रीपे करें, या जब एफडी मैच्योर होगा बैंक पहले अपना ओवरड्राफ्ट कवर, पहले अपना और बाकी अगर एब्सोल्युटली कुछ बचा तो ही आपको पैसे तो मिलेंगे। आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से रीपेमेंट स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरह का आप लोन ले आपके पास होनी चाहिए। बट झटपट म्यूचुअल फंड से मैं आना चाहती हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स पर लोन लेना लोगों को इस बारे में जागरूकता थोड़ी सी कम है। एक तो बहुत सारी सभी तरह की स्कीम्स पे आपको लोन नहीं मिलता है, सभी तरह के फंड हाउसेस की स्कीम्स पे आपको लोन नहीं मिलता है। गिने चुने बैंक्स ही हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स पे लोन भी देते हैं। यूनिट्स के एवज में आपको लोन मिलता है। आपके निवेश का कितना हिस्सा आप लोन ले सकते हैं, फिर उनकी अदायगी कैसे होती है, लोन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी आप करते हैं वो क्या लोन चुकाने में निकलता है या वो निवेश हो जाता है, ज़रा समझाइएगा। और फिर उस पर कितनी ब्याज भी लगता है क्या इस पर? बिल्कुल ब्याज लगता है। देयर इज नो फ्री लंच, है ना कविता? तो क्या है यहाँ, अभी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, पहले म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। तो जो ट्रेडिशनली बैंक्स ही ये टाइप के लोन्स दिया करते थे, बट अब बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज भी हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो एक बटन के क्लिक पे आपको बता देंगे कि भाई आपका अगर ये पोर्टफोलियो है तो आपको कितनी एलिजिबिलिटी है, कितना लोन मिल सकता है मैक्सिमम, और किस रेट पे मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन हमेशा ओवरड्राफ्ट की तरह दिया जाता है। आपको एक लमसम दिया जाता है जो एक बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा इन एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और आप नीड बेसिस पे उसको यूज कर सकते हैं। आप जितना यूज करेंगे उतना आप इंटरेस्ट पे करेंगे। नाउ इसमें कितना, कौन सा फंड एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, ये सारा हर बैंक का अलग एक लिस्ट होता है। तो उनके पास एक नेगेटिव लिस्ट होता है जिसके अगेंस्ट वो लोन नहीं देंगे, और ऐसा लिस्ट होता है जैसे अभी मान लीजिए ईएलएसएस हो गया, लॉक्ड वाले फंड्स हो गए, रिटायरमेंट फंड्स, चिल्ड्रंस फंड, इसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलेगा। लिक्विड फंड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए, इसके अगेंस्ट लोन मिलता है। मोस्ट ऑफ देम विल बी कवर्ड। इक्विटीज में भी अब कुछ बैंकर्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा मार्जिन लेंगे। अब मार्जिन क्या होता है कि अगर आपकी 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो बैंक आपको पूरे 100 रुपए का लोन तो नहीं देगा, आपको 40 या 50% का एक कट होता है, उस यू विल गेट 50 रुपीज एज लोन। ये आपकी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है, इसको मार्जिन बोलते हैं। बैंक फिर बहुत ज्यादा मार्जिन रखते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में। तो बहुत ज्यादा मार्जिन वो शायद एक स्मॉल कैप फंड में रखें। तो क्या होता है, आपको पहले आपका पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है, फिर बैंक आपको बताएगा कि आपने जो आपका जो पोर्टफोलियो इसके ऊपर कितना एलिजिबल यूनिट
यूनिट्स है और कितना आपको उस एलिजिबल यूनिट्स पे कितना आपको लोन मिलेगा। तो एक बार ये हो गया। दूसरी बात, कितना इंटरेस्ट। अब इस पे इंटरेस्ट रेट्स भी वेरी करती हैं, दे आर ऑन द हायर एंड। जनरली एनबीएफसीज जो आज के नए न्यू एज एनबीएफसीज हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो काफी कॉम्पिटिटिव हैं। बहुत अगर अच्छा सिबिल स्कोर वगैरह है और क्लाइंट अच्छा है तो आपको 10 to 11% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है या बैंक के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो वो 14-15% तक भी जा सकता है। तो दे आर एक्सपेंसिव, ये सस्ते लोन्स नहीं है। इसके लिए आप जब भी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ले तो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एक क्रिटिकल सिचुएशन में और एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ही लें। अगर आपको कोई कैश फ्लो की विजिबिलिटी नहीं है तो मैं तो बोलूंगी आप तोड़ो अपने इन्वेस्टमेंट्स को और पे करो। अब इसके लिए इन्वेस्टर्स हमेशा मुझसे पूछते हैं, बट कविता हमको तो 12% 15% मिल जाएगा अगर हम इन्वेस्टेड रहे तो ये बेटर है ना कि हम लोन ही ले। लेकिन आपने बहुत पहले ही ये इस सेशन के पहले स्टार्ट में ही बताया, मार्केट्स काफी टाइम तक वॉलेटाइल रह सकती हैं और नेगेटिव हो सकती हैं। क्या होगा अगर आपके लोन लेने के बाद मार्केट नीचे जाए, नेगेटिव जाए, तो जिसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हो, लोन ले रहे हो, वो पहले तो नेगेटिव हो गया है तो आपको और मार्जिन भरना पड़ेगा। आपको इनफैक्ट और लोन के अंदर पैसे डालने पड़ेंगे, वरना आपका योर बैंकर विल कम आफ्टर यू। सो ये सारी झंझटें हो सकती हैं। तो अगर आपको श्योर नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म है तो आप प्लीज, आपको शॉर्ट टर्म में कैश फ्लोज नहीं आने वाले हैं तो आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ें, म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करें और अपने यूज के लिए अपनी जरूरत पूरी करें। लेकिन अगर आपके कैश फ्लोज आने वाले हैं 1-2 महीने में और आपका सिप काफी लंबे टाइम तक चल रहा है, आप ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में कोई हर्ज नहीं है। So कविता, अब this मैं is my चाहती हूँ view कि हम on इंश्योरेंस प्लान्स की बात करते हैं। हम इंश्योरेंस प्लान्स की बात करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स से कई ज़्यादा तबका यहाँ पर निवेशकों का इंश्योरेंस में बिलीव करता है। अब इंश्योरेंस की हम बात करें तो इसमें क्या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर हमें लोन मिलता है और वो भी कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज़ होती हैं, तो क्या उस पर हमें लोन मिलता है और किस एवज में हमें वो लोन मिलता है? क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड, एज़ कम्पेयर टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ट्रेडिशनली जो लोन्स ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट होती हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज खुद ही देती हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि उनके लंबे पॉलिसीज ब्रेक हो, जल्दी सरेंडर हो जाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज खुद आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप उनसे लोन लें। तो आपको पता होगा कि ये सारे इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अपनी एनबीएफसीज होती हैं, तो वो एनबीएफसी शॉर्ट टर्म लोन दे देता है अगेंस्ट द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये बहुत ही ज्यादा, स्पेशली अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी वाली कवर्स हैं तो आपको हमेशा उसके अंदर एक कोवेनेंट होता है कि आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होता है ये बात कि आप इंश्योरेंस कंपनी से ही लोन लेकर शॉर्ट टर्म अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो वो भी बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे वो लोन्स देती हैं। लेकिन ये अगेन बहुत ज्यादा मार्जिन भी रखती हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही अच्छे हैं, आप लंबे टाइम के लिए ये लोन्स नहीं ले सकती। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने जहां तक देखा है इट इज अराउंड 8 to 10%। साल से इसके अलावा जो बचे हैं हमारा पीएफ, पीपीएफ और गोल्ड, ये जो पूरी सूची है इन्वेस्टमेंट्स की, पहले तो शुरुआत में हमने कह दिया है कि आपको इस तरह के लोन्स नहीं लेने चाहिए, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पे लोन्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर किसी को लेना भी है तब भी वो पहला इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो आप पहले कंसिडर कर सकते हैं? गोल्ड। इफ यू गोल्ड। ओनली ओके। ओनिंग बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सबसे इजी है, हम्म। सबसे चीप है, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स, काफी सारे क्लाइंट्स ने अपने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हमने 2019-20 में वगैरह लिए थे तो दे हैव एप्रिशिएटेड, बहुत अच्छे गेन्स मिले हैं उनको उसमें। उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसके अगेंस्ट एक लोन लेके रखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। अब जब क्लाइंट बिजनेसमैन है, कभी ना कभी छोटे मोटे कैश फ्लोज की जरूरतें पड़ती हैं, आती ही हैं, तो वो शॉर्ट टर्म को जस्ट कवर करने के लिए ये ओवरड्राफ्ट रखा हुआ है और ये काम में आता है, काफी काम में आता है। क्योंकि आप
जितना यूज करते हो, जितने दिन के लिए यूज करते हो, आप सिर्फ उतना ही पैसा दोगे इसके ऊपर। तो बहुत ही कम भले ही इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे भी इट इज बिटवीन 10 to 14% डिपेंडिंग, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो छोटे टाइम के लिए होने के कारण बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये सबसे बेस्ट लोन होता है। और गोल्ड क्योंकि काफी अच्छे रैली पे गया है एंड इज कंसिडर्ड स्टेबल, तो ये लोन सबसे बेस्ट होते हैं अगर आपके पास गोल्ड है, बॉन्ड्स हैं तो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं तो इसके अगेंस्ट भी बहुत जल्दी आपको लोन्स मिल सकते हैं, बट अगेन ये सारी चीजें ना बहुत केयरफुली यूज करनी पड़ती हैं आपको। आप एकदम से ये जेनरिक स्टेटमेंट मैं अभी बोल तो रही हूँ टीवी पे आके, बट एक्चुअली ये आपके सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा लोन बेस्ट होगा आपके लिए। अभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर जरूरत पड़ गई तो एक ओवरड्राफ्ट लेके रख लिया अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट, तो ये भी बैड आइडिया नहीं है, लेकिन इट शुड बी शॉर्ट टर्म एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू यूज इट। आपको उसको इस्तेमाल करने का एक क्या बोलते हैं ना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं है तो फिर आप ये लोन्स ना लें। कविता, काफ़ी विस्तार से हमने बातचीत कर ली है। वैसे तो इस पर और आधा घंटा हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हम कवर कर पाए हैं, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ 2 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आपकी। और इस बीच अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।